एशिया कप 2025 खेल से ज़्यादा सियासत का अखाड़ा बन गया है। बीसीसीआई और पीसीबी के झगड़े अब चिट्ठियों, मेलों, शिकायतों की शक्ल में आईसीसी तक पहुंच गए हैं। सूर्य कुमार यादव के देशभक्ति भरे बोल, हारिस रऊफ का प्लेन क्रैश तमाशा और साहिबजादा फरहान का गन ड्रामा, ये खेल है या भारत पाकिस्तान युद्ध का नया चैप्टर? फर्क करना मुश्किल हो रहा है। पीसीबी वाले चिल्ला रहे हैं क्रिकेट को पॉलिटिक्स मत बनाओ, लेकिन फहीम अशरफ के सिंदूर स्टंट और मोहसिन नकवी के रोनाल्डो वाले झूठ का क्या? ये तो विशुद्ध प्रोपेगेंडा है, जिसकी आज के शो में विस्तार से बात करेंगे। आईसीसी ने पीसीबी की कौन सी बात मानकर भारतीय टीम की चिंता बढ़ा दी है? रऊफ और फरहान के खिलाफ बीसीसीआई की आधिकारिक शिकायतों का स्टेटस क्या है? और पीसीबी वाले झूठ फैलाने से बाज क्यों नहीं आ रहे? इन सवालों के जवाब तलाशेंगे, साथ ही देंगे कुछ उदाहरण जब खेल के मंचों का इस्तेमाल बराबरी और न्याय का संदेश देने के लिए हुआ। ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में पाकिस्तान की आतंक परस्ती का पर्दाफाश करने वाले शशि थरूर ने पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर से हाथ मिलाने की वकालत क्यों की है। शो में जिक्र लद्दाख का भी होगा। हिंसा के एक दिन बाद वहां कैसे हालात हैं, केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक के खिलाफ कौन सी जांच खोली है, कौन सा एक्शन लिया है, 6 शेड्यूल पर सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात कहां बिगड़ रही है और बात बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, विद्वानों के जरिए समझेंगे। समीर वानखेड़े और आर्यन खान का नाम फिर से साथ आया। इस बार समीर वानखेड़े कह रहे हैं कि बिग बॉस मुझे हर्ट हुआ है, रेल से देश विरोधी साजिशें फेल करने का साधन भी तैयार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे ग्रेटर नोएडा तो कौन से ऐलान कर दिए, ये भी जानेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Bank of India। एशिया कप 2025 मैच से पहले ज़्यादा विवादों की वजह से चर्चा में है, खासकर भारत पाकिस्तान की टीम्स और क्रिकेट बोर्ड्स के बीच जो कुछ चल रहा है उस कारण। आपको याद ही होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितंबर का मैच जीतने के बाद भारतीय कप्तान ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एक बात कही थी। पहलगाम हमले के विक्टिम्स और भारतीय सेनाओं को जीत डेडिकेट की। हाथ न मिलाने वाला विवाद हो तो हुआ ही, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को नागवार गुजरा। पहले मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के खिलाफ मोर्चा खोला, फिर यूएई के खिलाफ मैच ना खेलने की धमकी दी। ये सब करके भी मन नहीं भरा तो आईसीसी के पास ऑफिशियल शिकायत दर्ज करवा दी। कहा कि सूर्य कुमार यादव ने खेल के मैदान को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। और अब जो जानकारी आई है वो भारतीय टीम की चिंता को शायद बढ़ा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी की शिकायत को स्वीकार कर लिया है। आईसीसी के कहने पर मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारतीय टीम मैनेजमेंट को मेल भेजा है। इधर बीसीसीआई भी चुप नहीं बैठी है। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आपको याद ही होगा कि 21 सितंबर को सुपर 4 के मैच में इन दोनों की काफ़ी चर्चा हुई थी। फरहान ने 50 पूरा करने के बाद बल्ले को बंदूक बना दिया था और रऊफ ने बाउंड्री लाइन के पास खड़े होकर हाथ से 6-0 और प्लेन गिराने वाले इशारे किए थे। फरहान के विवादित सेलिब्रेशन को पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर सेलिब्रेट किया गया। डिफेंड करने वाले कहते रहे कि ये तो गन सेलिब्रेशन है जो स्पोर्ट्स में आम है, लेकिन भारत के लोगों ने इसे अलग तरह से देखा, जैसे पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम में निहत्थे और बेकसूर लोगों की जान ली है। और रऊफ का इशारा तो एकदम साफ था, वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। बार बार वही झूठ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के 6 एयरक्राफ्ट गिराए। हालांकि रऊफ को भी माकूल जवाब दिया जा चुका है। उन्हें पाकिस्तान के एयर बेसिस पर खुदे हुए तालाबों की तस्वीर देखनी चाहिए, जो भारतीय सेना की अथक मेहनत, शौर्य और साहस का प्रतीक हैं। कुल मिलाकर बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में आईसीसी के नियमों की बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी का साफ कहना है कि खिलाड़ी ऐसा कोई भी मैसेज नहीं दे सकते जो लोगों को बांटने वाला हो, क्योंकि क्रिकेट का उद्देश्य लोगों को जोड़ना होता है। नियमों के मुताबिक प्लेयर्स और ऑफिशियल्स ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पहन सकते जो लोगों को बांटने का मैसेज देती हो। किसी भी तरह की राजनीतिक, धार्मिक और नस्ली मैसेजिंग स्वीकार नहीं है। कुछ मामलों में मंजूरी के साथ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन अंतिम मंजूरी आईसीसी से ही मिलेगी। इन
नियमों से इतर आपने देखा ही होगा कि अक्सर खिलाड़ी काला बैंड पहन के आते हैं बांह पे जब किसी क्रिकेटिंग हस्ती का निधन हो जाता है या फिर किसी खास शख्सियत को याद करने का दिन होता है। कई बार कैंसर, एड्स, बाल मजदूरी और जेंडर इक्वालिटी को लेकर भी मैसेजिंग की जाती है, लेकिन कई बार मामला बढ़ जाता है और इन सब से डील करने के लिए आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एकदम क्रिकेट का संविधान मान लीजिए, इसको कुल 4 भागों में बांटा गया है। लेवल 1 छोटी मोटी बातें जैसे एम्पायर से बहस, सज़ा, मैच फीस का 50% फाइन। लेवल 2 होता है गाली गलौज, पॉलिटिकल मैसेजिंग करना, इसकी सज़ा है मैच फीस का 100% फाइन और 1 या 2 मैच का बैन। लेवल 3 है किसी भी तरह की धमकी देना, इसमें सज़ा 2 से 4 साल तक का बैन। और लेवल 4 मैच फिक्सिंग जैसे अपराध, सज़ा पूरी लाइफ के लिए बैन। तो यहाँ से साफ है कि सूर्या, रऊफ और फरहान के खिलाफ शिकायतें लेवल 2 के अंडर आती हैं और इस तरह की शिकायतें दर्ज कराने के लिए 7 दिन के अंदर रिक्वेस्ट देनी होती है। जिसके खिलाफ शिकायत की जाती है उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो आरोपों को स्वीकार कर ले या फिर चैलेंज करे। चैलेंज करने पर सुनवाई होगी, क्रिकेट बोर्ड्स और आईसीसी के अधिकारी शामिल होंगे, हर पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और दलीलों को नियमों की कसौटी पर जांच परख कर फैसला लिया जाएगा। अब आईसीसी की तरफ से क्या फैसला आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, और क्योंकि वक्त की बात है तो एक बात और, पीसीबी का आरोप है कि सूर्य कुमार यादव और बीसीसीआई ने क्रिकेट को राजनीति का अखाड़ा बना दिया, लेकिन ये सब बहुत पहले शुरू हो गया था। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी हैं फ़हीम अशरफ, इस साल मई में एक जिबली स्टाइल पोस्ट की थी जिसमें एक पाकिस्तानी सैनिक एक भारतीय महिला को सिंदूर लगा रहा था। इस घटिया पोस्ट की खूब आलोचना हुई। फ़हीम की स्त्री विरोधी और सांप्रदायिक सोच एक्सपोज हो गई। जब भारत में पाकिस्तान से मैच का बहिष्कार करने का अभियान चला तो समर्थकों ने बार बार इस पोस्ट की ओर ध्यान दिलाया था। सवाल पूछा कि ऐसी सोच वाले खिलाड़ी के साथ भारतीय टीम को न सिर्फ खेलना पड़ेगा बल्कि हाथ भी मिलाना होगा। तो कुल मिलाकर ये सब शुरू किया पाकिस्तान ने, और अभी भी पाकिस्तान वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप बिहेवियर जारी है। भारत से मैच नहीं जीत पाते हैं तो सोशल मीडिया पे फर्जी पने की इंतहा पार कर जाते हैं। लिस्ट में ताज़ा नाम है पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सर्वे सर्वा मोहसिन नकवी का। बड़े इंटरेस्टिंग आदमी है। एक पोस्ट के जरिए भारत के 6 एयरक्राफ्ट गिराने के पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा देने की कोशिश की है और इसके लिए इस्तेमाल किया है फुटबॉल के महानतम खिलाड़ियों में से एक शामिल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। नकवी ने अपनी पोस्ट में रोनाल्डो के एक सेलिब्रेशन की क्लिप डाली है। 6 सेकंड की इस क्लिप में रोनाल्डो पीली जर्सी पहने हुए मैदान में है, जो होम टर्फ पे पहनते हैं। वो दाएं हाथ को प्लेन बनाकर ऊपर ले जाते हैं, फिर अचानक से नीचे ले आते हैं और पहली बार देखने पे लगेगा कि रोनाल्डो ने रऊफ की तरह इशारा किया। नकवी ने इस पोस्ट में कोई कैप्शन नहीं लिखा है, लेकिन अपने मंसूबे ज़रूर साफ कर दिए हैं। हालांकि नकवी को शायद ये नहीं पता कि जिस तरह से शू ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं वाला सेलिब्रेशन रोनाल्डो से हमेशा के लिए जुड़ा है, उसी तरह से ये वाला सेलिब्रेशन भी वो करते रहे हैं। जब भी उनकी फ्री किक विपक्षी खेमे को छगाते हुए गोल पोस्ट में जमा हो जाती है, रोनाल्डो का ये वाला सेलिब्रेशन सामने आता है। इस सेलिब्रेशन में भी वो यही इशारा कर रहे हैं, कैसे उनकी किक पहले हवा में ऊपर उठी, फिर शानदार डिप और कर्ल के साथ लहराती हुई गोल पोस्ट में जमा हो गई। तो कुल मिलाकर यहाँ भी नकवी का प्रोपेगेंडा धड़ाम है। वैसे नकवी जी, रोनाल्डो के इस सेलिब्रेशन की दूसरी व्याख्या भी की जा सकती है जो सच्चाई के कहीं ज़्यादा करीब नज़र आएगी। मान लीजिए कि रोनाल्डो ने अपने हाथ से ब्रह्मोस मिसाइल का इशारा किया, वो पहले ऊपर उड़ी, फिर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर गनगनाते हुए घुस गई और फिर वहाँ मछली पालने के लिए एक तालाब खोद दिया। बात मैसेजिंग की है तो थोड़ी सी और कर लेते हैं। मसलन खेल के मैदान में से कई उदाहरण हैं जब खिलाड़ियों ने किसी अच्छी और न्याय संगत बात के लिए आवाज़ उठाई हो। हाल फिलहाल का सबसे बड़ा उदाहरण ब्लैक लाइव्स मैटर। मई 2020 में एक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी गई थी। वीडियो सामने आया था जिसमें एक श्वेत पुलिस वाला फ्लॉयड की गर्दन पे तब तक घुटने टेके रहा जब तक जॉर्ज फ्लॉयड की जान नहीं चली गई। इस क्रूर हत्या ने पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शनों को अंजाम दिया, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ मोर्चे बने और ये खेल के मैदान तक पहुंचे। एक समय तो ये नियम हो गया कि खेल शुरू होने से पहले खिलाड़ी अपना एक घुटना टेक कर और मुट्ठी भिची हाथ हवा में उठाकर नस्लीय भेदभाव का विरोध करने लगे। अब आपको याद होगा कि 2021 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में पूरी भारतीय टीम ने ऐसा किया था। एक साल पहले खेले गए IPL में हार्दिक पांड्या भी ऐसा
कर चुके थे। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे 1967 में अमेरिकी बॉक्सर मोहम्मद अली ने वियतनाम में लड़ने के लिए युद्ध में जाने से मना कर दिया था। फिर खुले मंचों से इस युद्ध के लिए अमेरिकी सरकारों की आलोचना की थी। 1973 में अमेरिकी महिला टेनिस प्लेयर बिली जीन किंग ने बैटल ऑफ सेक्सेस में पुरुष खिलाड़ी बॉबी रिग्स को हराया और एक बराबर प्राइज मनी से लेकर खेल में जेंडर इक्वलिटी की वकालत की। साल 2000 के ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी समुदाय से आने वाली कैथी फ्रीमैन ने 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ध्वज के साथ साथ मूल निवासी समुदाय के झंडों को भी फहराया था। बताया कि ऑस्ट्रेलिया के भीतर मूल निवासियों को किस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण और भी है। तो ये था पूरा हिसाब किताब। भारत पाकिस्तान क्रिकेट विवाद की बात हो रही है तो दो बयानों का जिक्र और कर लीजिए। दिलजीत दोसांझ और शशि थरूर के बयान आए हैं। आपको याद ही होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जून के महीने में, जून 2025, दिलजीत दोसांझ की फिल्म सरदार जी 3 रिलीज होनी थी, क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया मीर भी थी। इसलिए भारत में इसका विरोध शुरू हो गया। अब इस पूरे विवाद पर दिलजीत का बयान आया है। बोले कि मेरी फिल्म तो पहलगाम हमले के पहले शूट हुई थी, लेकिन अब तो मैच खेले जा रहे हैं। एक पंजाबी और सिख की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इधर शशि थरूर ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने की वकालत की है। बोले कि हर पाकिस्तानी को एक लेंस से नहीं देखा जा सकता। करगिल युद्ध के बैकड्रॉप में भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाया था। Look, I mean, I personally feel that once the decision had been made to play, if we feel so strongly about Pakistan, we should not have played. But if we are going to play them, because if we had not played, we would have forfeited the points and we would perhaps not have lost the tournament on that reason. If we were going to play them, we should play in the spirit of the game, and we too should have handshakes. I have shaken their hands, done the normal things that are required. We've done this before. In 1999, when the Kargil war was going on a very day when soldiers were dying for our country, we were playing the World Cup in England in Manchester against Pakistan. बात क्रिकेट की हो रही है तो एक और अपडेट आपको देते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी रविराज। शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम में 15 खिलाड़ियों को चुना गया है। इंग्लैंड सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को टीम का वाइस कैप्टन बनाया गया है। पंत पैर की चोट से अभी तक पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं, इसलिए जडेजा को ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं देवदत्त पडिक्कल की टीम में वापसी हुई है, लेकिन करुण नायर और अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में जगह नहीं मिली है। नायर को इंग्लैंड सीरीज के दौरान मौका मिला था। उन्हें 4 मुकाबले खेलने को दिए गए थे, लेकिन उनके नाम सिर्फ एक ही 50 थी, इसलिए उनको इस बार ड्रॉप कर दिया गया है। वहीं अभिमन्यु ईश्वरन को एक भी मैच में मौका नहीं मिला था, इसलिए फैंस नाराज हैं। वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं इस डिसीजन पे। इसको लेकर चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बंगाल के इस बैटर को इंग्लैंड दौरे पर एक तीसरे ओपनर के तौर पर शामिल किया गया था, लेकिन तब किसी भी टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बन पाई थी। इसलिए केएल राहुल और जायसवाल लगातार अच्छे प्रदर्शन करते आ रहे हैं, तो उन्हें ही आगे बरकरार रखा जाएगा और ये सीरीज में हमें तीसरे ओपनर की ज़रूरत नहीं है। अजीत अगरकर ने यह भी साफ कर दिया कि जसप्रीत बुमराह दोनों टेस्ट मैच में उपलब्ध रहेंगे। ये सवाल इसलिए बना हुआ था क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से बुमराह 5 में से 2 मुकाबले नहीं खेल पाए थे। एशिया कप से बात शुरू की थी तो उसी पर आते हैं। भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। इस बीच 25 सितंबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वर्चुअल सेमीफाइनल खेला जा रहा है। जो भी जीतेगा फाइनल में भारतीय टीम से भिड़ेगा। इस बीच जो कुछ भी होगा ललन टॉप आपको बताता रहेगा। अब लद्दाख चलते हैं। 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौत हुई, 60 घायल। अब हालात स्थिरता की ओर जाते दिख रहे हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदर्शन में मुखर रूप से शामिल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हो गई। वांगचुक के संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL के खिलाफ मामला FCRA यानी विदेशी चंदा कानून से जुड़ा है, जो विदेश से आने वाले पैसों पर नजर रखता है। जांच गृह मंत्रालय की शिकायत पे शुरू हुई है। सोनम वांगचुक ने न्यूज़ एजेंसी PTI को बताया कि करीब 10 दिन पहले CBI की एक टीम उनके यहाँ एक आदेश लेकर आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में फिलहाल कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। कुल मिलाकर सोनम वांगचुक सवालों के घेरे में है। केंद्र सरकार का कहना है कि हिंसा वांगचुक के भड़काऊ बयानों के कारण भड़की थी।
गृह मंत्रालय ने एक प्रेस नोट में दावा किया कि कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों को सरकार और लद्दाख के स्थानीय समूहों के बीच चल रही बातचीत रास नहीं आई है, लिहाजा वे इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सरकारी सूत्रों के हवाले से इनमें से एक नाम सोनम वांगचुक का भी बताया। इधर वांगचुक ने भले ही विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया, लेकिन 4 प्रमुख मांगों को लेकर अभी भी बातें हो रही हैं। इनमें से एक प्रमुख मांग लद्दाख को 6वीं अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। तो अब इसी की बात करते हैं। एक छोटे से एक्सप्लेनर की शक्ल में आपको सब कुछ समझाते हैं। 6वीं अनुसूची, 6th शेड्यूल, इसका मकसद है कि बाहरी दखल को कम करते हुए आदिवासी समुदायों को अपनी पहचान और परंपराओं को बनाए रखने में मदद करें। 6वीं अनुसूची की ज़रूरत उत्तर पूर्व भारत के आदिवासी क्षेत्रों की अनूठी भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति से उपजी थी। देश को आज़ादी मिलने के बाद कानून बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। संविधान सभा की बहसों में BR आम्बेडकर और अन्य सदस्यों ने महसूस किया कि आदिवासी क्षेत्रों को कहीं ज़्यादा स्वायत्तता की ज़रूरत है, यानी उनके जीवन, तौर तरीकों और मान्यताओं में दखल न दिया जाए, क्योंकि भारतीय कानून को इन इलाकों में लागू करने से आदिवासियों की परंपराएं खत्म हो सकती हैं। इसलिए ये अनुसूची बनाई गई। तमाम बहसों के बाद इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। आर्टिकल 244(2) और 275(1) के तहत बाद में 1971 में मेघालय के गठन, 1987 में मिजोरम के राज्य बनने और 1995 में असम में संशोधनों से इसे और प्रभावी बनाया गया। ये भारत के आदिवासी बहुल जनसंख्या वाले 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के कुल 10 जिलों में लागू है। इसके तहत इन जिलों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADCs का गठन किया गया है। हर जिले में एक ADC है। इसमें मैक्सिमम 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 को राज्यपाल या उपराज्यपाल मनोनीत करते हैं, बाकी के लिए वोटिंग होती है। ये लोकल लेवल पर ज़मीन, शिक्षा और टैक्स जैसे मामलों पर कानून बना सकती है, सेल्फ रेगुलेशन कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि राज्य के कानून इन ADCs पर लागू नहीं होते हैं। अब सवाल है कि लद्दाख में इसकी मांग क्यों हो रही है? कारण लद्दाख भी एक आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ लगभग 97% आबादी अनुसूचित जनजाति है। मोटा मोटी 3 लाख की तो आबादी है पूरी। अब यहाँ के लोग, खासकर जनजातीय समुदाय जो है यहाँ का, अपनी पहचान और परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। वे अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, साथ ही उन्हें डर सता रहा है बाहरी दखल का। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया वहां पर। इसके तहत राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। इसमें लेह और कारगिल भी शामिल थे। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था की गई, चुनाव करवाए गए और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख में इस कदम का स्वागत हुआ, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि विधानसभा ज़रूरी है और इसीलिए कभी सिर्फ UT की मांग करने वाला लद्दाख पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने लगा और 6th शेड्यूल भी मांग शुरू हो गई इसकी भी। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? लद्दाख में 6वीं अनुसूची का रास्ता संविधान संशोधन के रास्ते से जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और राज्यों की मंजूरी चाहिए। ये इतना आसान काम नहीं है। दूसरा कारण है वहाँ की भौगोलिक स्थिति। लेह लद्दाख हमारे 2 शातिर पड़ोसियों से घिरा है, चीन और पाकिस्तान। इन दोनों से हमारे रिश्ते कैसे हैं आपको मालूम है। इसी बात को लेकर केंद्र सरकार ने कई बार इशारे भी किए कि लद्दाख को स्वायत्तता देना राष्ट्रीय सुरक्षा पे भारी पड़ सकता है। तो ऐसे में समाधान क्या हो? हमारी नज़र पड़ी इंडियन एक्सप्रेस में छपे अमिताभ मट्टू के लेख पे। JNU स्थित स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के डीन अमिताभ सुझाव देते हैं, लेह अपेक्स बॉडी LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के सदस्यों को ही आधिकारिक प्रतिनिधि मानकर विस्तार से बातचीत की जाए। इसमें युवा, महिलाएं और दूर सुदूर गांव के लोग शामिल हों। हिल काउंसिल को और अधिकार दिए जाएं, खासकर भूमि और टैक्स मैनेजमेंट से जुड़े हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाया जाए। 6ठी अनुसूची का नया मॉडल लद्दाख के लिए फेवरेबल प्रावधान बनाए जाएं जो उनके पर्यावरण और संस्कृति को बचाए। लद्दाख की आवाज़ सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लद्दाख के लोगों ने हमेशा राष्ट्रहित के बारे में सोचा है, कुर्बानियाँ दी हैं। बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल पहले धार्मिक और राजनीतिक रूप से बटे थे, लेकिन इन मांगों को लेकर एकजुट है। देखना है कि केंद्र सरकार इनकी मांगों पर क्या रास्ता निकालती है। लद्दाख के लोग खुश रहें, उनकी मांग को दिल्ली में बैठे नेता गंभीरता से सुने, इस उम्मीद के साथ बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी, ये एक मिसाइल से जुड़ी हुई बात है। एक मिसाइल को कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है? हमने देखा है ज़मीन से, समुद्री जहाज़ से, विमान से,
यहाँ सबसे लॉन्च की जाती मिसाइलें, कुछ को वाहनों से भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन आज यानी 25 सितंबर को डिफेंस की दुनिया में कुछ अनोखा हुआ है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने ट्रेन से मिसाइल को लॉन्च किया है। ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मिसाइल है अग्नि प्राइम, अग्नि मिसाइल का प्राइम वेरिएंट। लॉन्च के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा कि यह पहली बार है कि इस तरह की लॉन्चिंग विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से की गई है। अग्नि प्राइम एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी पहले ये ऊपर जाती है जहां इसका ईंधन खत्म हो जाता है, वहां से ये मिसाइल पूरी स्पीड से अपने टारगेट पे आती है। इसकी कुछ और खासियत है वो भी देख लेते हैं। मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। सिस्टम रेल नेटवर्क पर किसी पूर्व तैयारी के बिना चल सकती है, जिससे इसे देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है और कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल के लॉन्च होते ही भारत उन चंद देशों में शामिल हो गया जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम है, यानी किसी कैनिस्टर जैसे ट्यूब में पहले से ही रखी हुई होती हैं, जैसे घरों में तेल का पीपा होता है, कुछ वैसे ही। इससे लॉन्च से पहले समय बचता है, किसी खास तरह की तैयारी की जरूरत नहीं होती है। अगली सुर्खी एक्टर शाहरुख खान से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से शाहरुख खान, आर्यन खान, समीर वानखेड़े खबरों में हैं। शाहरुख को बहुत बुरा लगा होगा जब आर्यन की एक फोटो आई थी। समीर वानखेड़े को भी बहुत बुरा लगा जब आर्यन खान की वेब सीरीज आई, नाम बैड्स ऑफ बॉलीवुड। हालांकि बैड्स नहीं है, वो जो है आप जानते हैं। रेड चिलीज ने इसका प्रोडक्शन किया। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज में एक कैरेक्टर को कथित तौर पर NCB अधिकारी समीर वानखेड़े जैसा दिखाया गया है, जो बॉलीवुड के लोगों के पीछे पड़ा रहता है। रिलीज होने के बाद से कैरेक्टर की चर्चा सोशल मीडिया पे खूब हो रही है, स्क्रीनशॉट तैर रहे हैं। वानखेड़े का आरोप है कि वेब सीरीज में झूठा और दुर्भावना से भरा और मानहानि वाला कंटेंट दिखाया गया है। उन्होंने 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। इसे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज के लिए दान करने का प्रस्ताव रखा है। समीर ने दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, नेटफ्लिक्स और अन्य को पार्टी बनाया है। देखना है कि आगे क्या होता है। अगली सुर्खी PM मोदी से जुड़ी हुई है, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। यह ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर से 29 सितंबर तक चलने वाला है। मकसद यूपी में बिजनेस और रोजगार के मौके को बढ़ाना। PM ने यहां आत्मनिर्भर भारत बनाने पर एक बार फिर से जोर दिया। बोले कि हम चिप से लेकर शिप तक भारत में बनाना चाहते हैं। और क्या कहा, सुनते हैं। दुनिया में हो रही डिसरप्शन और अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत की ग्रोथ आकर्षक है। डिसरप्शन हमें भटकाते नहीं, लेकिन हम उस परिस्थिति में से नई डायरेक्शन खोजते हैं, नई डायरेक्शन का मौका ढूंढते हैं। इसलिए इन डिसरप्शन के बीच आज भारत आने वाले दशकों की नींव मजबूत कर रहा है और इसमें भी हमारा संकल्प है, हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। दूसरों पर निर्भर होने से ज्यादा व्यवस्था कोई और हो ही नहीं सकती। इसके बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया, कुछ का लोकार्पण। ये योजनाएं 1 लाख करोड़ से ज्यादा की हैं। PM ने 2 वंदे भारत ट्रेन्स को भी हरी झंडी दिखाई और मंच से जनता को संबोधित भी किया। यहां जो कहा वो भी सुनते हैं। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। आज यहां राजस्थान के लोगों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। पानी, बिजली, सेहत, इससे जुड़ी इन परियोजनाओं को उससे आप लोगों की सुविधाएं बढ़ेगी। मैंने अभी वंदे भारत समेत 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।